अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग टॉपिक कर रहे हैं। हमने पहले 3 एवोल्यूशन देखी थी, एबाकस, पास्कल एंड थर्ड वन नेपियर बॉन्ड। ठीक है, आज हम फर्दर देखेंगे आगे कि क्या क्या एवोल्यूशंस हुई, ठीक है, कंप्यूटर की वर्ल्ड में। इसके हमारे पास अब पहला है कि डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। अच्छा, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 1822 के अंदर इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बबिज ने डिफरेंस इंजन एक ऐसी मशीन पे काम स्टार्ट किया जो पूरे एक रूम एंटायर रूम को की स्पेस कंज्यूम करती थी। ठीक है, उस पर सिर्फ बहुत फ़र्क किया, ठीक है, लेकिन वो उसे कंप्लीट नहीं कर सका ड्यू टू सम रीज़न। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन इस तरह उसका अनकम्प्लीट रह गया। कुछ टाइम गुजरा, उसके पास एक आइडिया आया एनालिटिकल इंजन का। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेटिंग मशीन थी जिस पर वर्क कर रहा था। हमारे पास बिग कैलकुलेटिंग मशीन थी, ठीक है, जिसे एनालिटिकल डिफरेंस इंजन कहा था। उसके बाद न्यू आइडिया जिसे उसने एनालिटिकल इंजन का नाम दिया, उसमें चेंजेस से, लेकिन क्योंकि एनालिटिकल इंजन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, ये तो उसे डिफरेंस इंजन ड्यू टू सम रीज़न उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन एनालिटिकल इंजन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, उसका जो आइडिया था कि उस दौर में उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस मिलना मुश्किल थी। ठीक है, तो उसने काम अनकम्प्लीट छोड़ दिया। लेकिन उसका जो आइडिया था, आजकल जितने भी आप डिजिटल कंप्यूटर, आपके मोबाइल्स हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, डिजिटल जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैं, उन सब का फाउंडेशन स्टोन चार्ल्स बबिज ने ही रखा था। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन उसने रखा था, फाउंडेशन स्टोन चार्ल्स बबिज ने ही रखा था। ठीक है, इसलिए ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कौन थे। ठीक है, एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर आता है चार्ल्स बबिज, इसे फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारे पास हॉलब्रिथ डेक्स। ठीक है, हरमैन हॉलब्रिथ ने 1890s के अंदर एक टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंट की थी। ये भी कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ हुई थी मशीन। ठीक है, ये एक ऐसी मशीन थी जो कि इनपुट लेके आउटपुट भी जनरेट करती थी। इसमें कार्ड, जैसे आप डायग्राम में अपनी बुक्स में देख सकते हो, ये एक तरह के आप सर्कल में आपको बहुत ज़्यादा होल्स और कार्ड्स होते थे। ये उन जैसे आप कैलकुलेशन वगैरह करते थे, ये उन होल्स को सेंस करता था कि कितनी डायल्स आपने कितने नंबर डायल्स कर लिए हैं, तो ये उन सेंस करके आउटपुट जनरेट करता था। इसकी वर्किंग इतनी नहीं है, लेकिन तो आप फिर भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अमेरिका के अंदर इसने ये चीज़ इन्वेंट की थी। ठीक है, इसके बाद आप देखें, इसने एक कंपनी रन की थी। ठीक है, इसने एक कंपनी रन की थी, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। ठीक है, जिसे नाम दिया था। इसमें उस पर वर्क उसने काफ़ी किया। ठीक है, इसके अंदर लेटर ऑन इसने जिसका कंपनी का नाम था वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। जब तक आप कंप्यूटर की फील्ड में रहेंगी, IBM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आता है, इसकी आप एब्रिविएशन भी याद रखिएगा। टैबुलेटिंग मशीन कंपनी से उसने इसका नेम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चेंज कर दिया। इसकी सिंपल इतना ही है। इसके बाद हमारे पास है स्लाइड रूल। ठीक है, स्लाइड रूल हमारे पास बेसिकली क्या है, ये बेस करता था लॉगरिथम में। जैसे एबाकस में हमने बात की थी कि उसकी लेटर ऑन उसकी जो अचीवमेंट थी, नेपियर बॉन्ड की जो अचीवमेंट थी लॉगरिथम, ठीक है, ये उस पर बेस करता था। जैसे आप लोग फिजिक्स लैब में देखेंगे तो ये स्केल वहाँ पर भी मौजूद होता है। ठीक है, इंग्लिश मैथमेटिशियन था विलियम और डेवलप की थी डिवाइस इन 1920s के अंदर। ठीक है, 20s में की थी। ये क्या करती है, सॉल्विंग प्रॉब्लम इंक्लूड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज़ होता था। इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसमें 3 पार्ट्स हैं, स्लाइड रूल, जैसे एक स्केल की तरह का था। ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सल था, कर्सल जो उस पर मूव करता था जहाँ पे आप कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, लेटर ऑन जैसे आजकल है, इसका स्लाइड रूल को रिप्लेस किया इलेक्ट्रॉनिकल पॉकेट कैलकुलेटर इन अर्ली 1970s में। ठीक है, जब रिप्लेस कर दिया स्लाइड रूल को, इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये माइंड में रखना है कि किसने रिप्लेस किया, इनके नेम्स वगैरह और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते थे, बेस करता था लॉगरिथम पे। ठीक है, और इसके मेन पार्ट्स एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ठीक है, ये कितने पार्ट्स हैं इसके, तो 3 पार्ट्स हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्क 1।
ठीक है। मार्क 1 क्या था, ये अब सीक्वेंस में एवोल्यूशंस हुई हैं, ठीक है। आपने इसे इन्हें रैंडम नहीं करना, ये सारी एवोल्यूशन सीक्वेंस में हुई है। उसके बाद हुआ था मार्क 1, डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था जिसे नाम दिया गया था मार्क 1, ठीक है। ये हॉवर्ड आइका ने 1944 में इन्वेंट किया था, ठीक है। इसके फंक्शन क्या थे, ये ऐड कर सकता था 3 नंबर्स को हैविंग 8 डिजिट्स, ठीक है। 3 नंबर्स हैं, उसके अंदर 8 डिजिट्स हैं इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस हमने देखा वो तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे कैलकुलेशन में, लेकिन इसमें क्या होता था, आप 3 नंबर्स को जिसके हर नंबर के 8 डिजिट होते थे, आप 1 सेकेंड के अंदर उन्हें ऐड कर सकते थे, ठीक है। ये अब क्या करता था, प्रिंट करता था आउटपुट रिजल्ट ऑन पंच कार्ड और इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर। पंच कार्ड होता है, आपने अक्सर पेपर्स देखे होंगे, उनके ऊपर जो लिखा होता है, ठीक है, वो होल्स की फॉर्म में लिखा होता है कि होल्स होते हैं, आप दोनों तरफ देख सकते हैं, होल्स की फॉर्म में जो लिखा होता है उसे पंच कार्ड कहते हैं, पंच करता था उस पर और उस तरह वर्ड्स वगैरह उस पर टाइप हो जाते थे, या इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर के थ्रू, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसका स्ट्रक्चर था ये 8 फीट हाई और वेटेड था, आप कह सकते हो कि राउंड अबाउट 5 टन्स के थे, ठीक है। 8 फीट्स लॉन्ग भी ये थी, ठीक है। आप लोग इसकी डायग्राम अपनी बुक्स में देख सकते हैं। अच्छा, ये यूज़ 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस यूज़ करता था, मतलब इसके जो स्विचेस थे, इलेक्ट्रिकल स्विचेस से वो 3000 से, ठीक है। ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विचेस यूज़ करते हैं वो 3000 थे। मार्क 1 के बाद मार्क 2 इन्वेंट हुआ। अब देखिए, जब अब एक चीज़ न्यू नेम के साथ इन्वेंट होती है तो उसमें कोई ना कोई फंक्शनलिटी, न्यू कैपेसिटीज़ आ जाती है, उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस होते हैं। तो मार्क 1, मार्क 2 एंड मार्क 3 इन्वेंट हुए थे, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास एक दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। ये दोनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, ठीक है आप लोगों ने। मार्क 1, 2 एंड 3 तीनों एक ही हॉवर्ड जिसने मार्क 1 इन्वेंट किया था उसी की सुपरविजन में सारे इन्वेंट हुए थे, ठीक है। अच्छा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्या होता है, देखें जितनी भी एवोल्यूशन आई है वो अभी तक रुकी नहीं है, न्यू से न्यू चीज़ इन्वेंट हो रही है। आपको पता है, ये एक रूम जितना जो आपकी कंप्यूटर था वो आपका पॉकेट कंप्यूटर बन गया। आपकी जो वॉच है, जो डिजिटल वॉच है, वो आपकी एक तरह से कंप्यूटर बन गई है। तो ये चीज़ें जो एवोल्यूशन है वो अभी तक रुकी नहीं है। अब जो है वो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम और नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए सिस्टम बनाए जा रहे हैं जो वॉइस को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप सिस्टम अवार्ड सुना होगा। अब आप देखें, कंप्यूटर जैसे आपका गूगल है, आप उसमें बोलते हैं, आप ह्यूमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन वो उसे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, ये फास्ट डेटा प्रोसेसिंग है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, फास्ट डेटा प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। फास्ट डेटा प्रोसेसिंग थी मार्क 1 के अंदर और ये फर्दर इसके अंदर है। अब इसके अंदर हाई प्रोसेसिंग थी। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है, आप अक्सर अगर गेम खेलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हैं प्लस आपने कोई चीज़ प्ले की हुई है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले किया हुआ है, आप साथ कॉपी पेस्ट का काम भी कर रहे हैं, कुछ इमेजेस हैं उन्हें आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आप एट अ टाइम एक काम नहीं कर रहे, आप मल्टीपल काम कर रहे हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का ये मतलब होता है कि एट अ टाइम मल्टीपल काम करो, मल्टीपल चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है। अब आपको तो नहीं पता, लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग बैकग्राउंड में चल रही होती है। अगर आप एट अ टाइम मल्टीपल काम कर सकते हैं तो वो चीज़ रिलायबल होगी, फास्ट होगी, फास्ट आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगी, ठीक है। और एडवांस रनिंग, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपकी रन कर सकते हैं, एफिशिएंट प्रोग्राम रन करती है, ठीक है। एफिशिएंटली वो रन कर रही थी, रिलायबल होती है और फास्ट होती है। अब देखिए, इसके बाद में हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने अगर समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, अब देखिए समटाइम आपको कोई ज़्यादा डाटा प्रोसेस करना पड़ जाता है, लेकिन आपको 1 से 2 दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब 1 से 2 दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है, आप उसके लिए हैवी और एक्सपेंसिव हार्ड डिस्क वगैरह या स्टोरेज डिवाइसेस परचेज़ नहीं करते, ठीक है।
तो आप क्या करते हैं, जैसे आप रेंट पे कोई जगह आपने, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई काम करना है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एरिया, एक ग्राउंड, एक प्लाट चाहिए, तो आप उसे रेंट पे ले लेते हैं, बजाय इसके कि आप उसे लाखों करोड़ों में ख़रीदें। सिर्फ एक दो दफ़ा काम करने के लिए आप उसे रेंट पे ले लेते हैं। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, आपको स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, आपको प्रोसेसिंग के लिए स्पेस चाहिए कुछ वक्त के लिए, तो आप रेंट पे जगह ले लेते हैं, ठीक है, रेंट पे आप स्टोरेज एरिया ले लेते हैं। तो हम बेसिकली उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ये इंट्रोड्यूस सिंपलेस्ट टर्म है, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टोर, आप स्टोर कर सकते हैं, स्टोर एंड एक्सेस डेटा ओवर इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की बजाय जो आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर है, आप उसकी बजाय आप इंटरनेट के थ्रू अपना डाटा स्टोर करें और एक्सेस करें, ठीक है। वो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में मौजूद नहीं होता, वो आप ओवर द इंटरनेट, ये टर्म है, ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप किसी और जगह से, आपको नहीं पता आपका डाटा कहाँ रखे, लेकिन आप इंटरनेट के थ्रू उस चीज़ को एक्सेस कर रहे थे। इसकी ये डेफिनेशन, स्टोर एंड एक्सेस डाटा ओवर इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो। अच्छा, इसके बाद आप देखें जो करंट अचीवमेंट्स आ रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, बेसिकली जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो चाहते हैं कि कंप्यूटर को हम ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट बना दें, ठीक है। जैसे आप सुनते हैं अक्सर कि मशीन्स वगैरह जो रोबोटिक्स में आ रही है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करें कि कंप्यूटर को थिंकिंग पावर दे रहे हैं ह्यूमन की तरह, ह्यूमन, ताकि कंप्यूटर भी सोच सके इंसान की तरह। लेकिन इंसान तो क्या होता है, इंसान के ऊपर जो सिचुएशन आती है वो उसके लिहाज से रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को, जैसे हमने कंप्यूटर प्रोग्राम की बात की थी, उसे सिखा के अगर बता दिया जाए तो वो सिचुएशन वैसा रिएक्ट करेगा। जो अभी तक कंटिन्यूस वर्किंग ऑन मेकिंग कंप्यूटर इक्वल टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की अभी भी आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर बन गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ें, लेकिन अभी भी उसकी वर्किंग रुकी नहीं है। वो मुकम्मल तौर पे कंप्यूटर को ह्यूमन के इक्वल इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं साइंटिस्ट, ठीक है। तो आप देखें रोबोटिक्स वगैरह बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए वर्किंग हो रही है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। अगर आज के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे आप ज़रूर पूछ लें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।